4 दिसंबर 1872 ये वो शापित दिन था जब एक जहाज जिसका नाम मेरी सेलेस्टी था वो समुद्र के तट पर पड़ी दिखाई दी। दरअसल यह शिप 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से रवाना हुई थी। उस समय इस पर 10 लोग मौजूद थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो 10 लोग कहीं गायब हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। साल 1861 में लकड़ी से बने इस जहाज का नाम द अमेज़न था, जिसकी लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 7.6 मीटर थी। अपनी यात्रा के शुरुआती कुछ सालों में इस जहाज को काफी कुछ झेलना पड़ा, जिसके चलते यह अफवाह फैल गई कि इसमें कोई शैतानी साया है। 4 दिसंबर 1872 अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उस दिन अटलांटिक ओशन में बहुत तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। तभी अचानक ब्रिटिश मर्चेंट शिप के कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनकी क्रू को समुद्र में एक नाव दिखाई देती है, जिस नाव ने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि ये नाव थी मेरी सेलेस्टी, वही नाव जो 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए रवाना हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह शिप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा और समुद्र में भटक रहा था। कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनकी टीम जब शिप पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी खाने पीने और रहने की चीजें ज्यों की त्यों रखी हुई है, लेकिन शिप पर कोई मौजूद नहीं है। वो केवल समुद्र की लहरों के सहारे हिल डुल रही है। इस शिप के साथ ऐसा क्या हुआ, इसको जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल साल 1861 को कनाडा में तैयार हुआ यह शिप अपनी शुरुआत में ही कई छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। इसी कारण इसे शापित जहाज भी कहा जाता था। शुरुआत में इस जहाज के कैप्टन इतना बीमार पड़ने लगे कि जब भी वो खांसते थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगता था। और जैसे ही जहाज का पहला मास्टर रॉबर्ट मैकलेनन बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी इस जहाज के साथ हादसे होते गए। रॉबर्ट मैकलेनन की मौत के बाद जॉन नोटिंग पार्कर को इसका कैप्टन बनाया गया, लेकिन लंदन जाते समय यह शिप एक दूसरे शिप से टकरा गया और उस दूसरे शिप में मौजूद सभी लोग डूब गए। इतना सब होने के बावजूद भी इस शिप के साथ हादसे होते जा रहे थे और हर साल इसके मालिक बदलते जा रहे थे। फिर एक अमेरिकी जिसका नाम रिचर्ड हेन्स था, उसने इस शिप को खरीद लिया और इस जहाज का नाम बदलकर द अमेज़न से मेरी सेलेस्टी रख दिया। नाम और रंग रूप बदलने के बाद भी इस जहाज से काली शक्तियों का साया नहीं गया। परेशान होकर रिचर्ड ने इस जहाज को बाद में बेंजामिन ब्रिक्स नामक कैप्टन को बेच डाला। 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क शहर में मेरी सेलेस्टी जहाज पर सामान लोड किया जा रहा था। इस शिप पर एथेनॉल के 1700 बैरल्स लोड किए गए, जो कि पीने वाले नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल होता है। यह सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से इटली के जनोवा शहर लेकर जाने थे। इस शिप पर कुल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पॉट ब्रिक्स और उनकी बीवी और उनकी 2 साल की बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर्स भी थे। ये क्रू मेंबर्स काफी एक्सपीरियंस थे, उन्होंने कई बार अटलांटिक ओशियन का सफर किया था। इसके अलावा कैप्टन ब्रिक्स भी काफी अनुभवी थे, जिन्हें 20 साल से शिप पर रहने का अनुभव था। शिप रवाना होने से पहले सभी चेकिंग हो चुकी थी और यह शिप अपने सफर के लिए रवाना हो गया। यह सफर करीब 7,500 किलोमीटर लंबा था और उस समय इतने एडवांस जीपीएस ट्रैकर नहीं थे जिससे तूफान व अन्य समुद्री आपदाओं का पहले से ही पता लग सके। इसी कारण इस सफर को कई हफ्ते लगने वाले थे। मेरी सेलेस्टी को निकले अभी तक 3 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो इटली के जिनोवा शहर नहीं पहुंची थी। यहाँ तक कि मेरी सेलेस्टी के बाद रवाना होने वाले शिप भी इटली पहुंच चुके थे, लेकिन मेरी सेलेस्टी का कुछ भी अता पता नहीं था। इधर जिनेवा में लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर मेरी सेलेस्टी इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। मेरी सेलेस्टी के रवाना होने ठीक 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से इटली जाना था। इस शिप का नाम था डेई ग्रासिया, जिसके कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। यह भी काफी अनुभवी कैप्टन थे। डेविड मोरहाउस और बेंजामिन ब्रिक्स अच्छे मित्र भी थे और जिस दिन मेरी सेलेस्टी शिप इटली के लिए रवाना हुआ उस दिन इन दोनों ने साथ में डिनर भी किया था। 15 नवंबर को डेई ग्रेसिया भी अपना सामान लेकर रवाना हो जाती है। डेविड मोरहाउस को उस सफर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल अटलांटिक ओशन में मौसम साफ नहीं था और डेल ग्रेसिया शिप लहराते हुए चलता जा रहा था।
तभी अचानक डेविड मोरहाउस को एक शिप दिखता है जो बिल्कुल शांत खड़ा था। वो चल नहीं रहा था, बल्कि लहरों की वजह से वो हिल डुल रहा था। तब कैप्टन मोरहाउस अपने शिप को उस शिप के पास ले जाते हैं तो वो देखते हैं कि यह तो उनके मित्र बेंजामिन ब्रिक्स का शिप मैरी सेलेस्टी है, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो 10 दिन पहले इटली में होना चाहिए था। इसके बाद कैप्टन मोरहाउस उस शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। तब कैप्टन मोरहाउस अपने क्रू मेंबर के साथ उस शिप पर पहुंचते हैं और उसकी जांच करते हैं तो वो देखते हैं कि जहाज पर ज्यादातर चीजें ज्यों की त्यों थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन्होंने कैप्टन मोरहाउस को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल कैप्टन जब शिप पर पहुंचे तब शिप की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। कुछ सेल्स फटे हुए थे और सेल्स को बांधने वाली रस्सियों के हाल भी जर्जर हो चुके थे। इस शिप पर लगी लकड़ी पर कुल्हाड़ी के निशान बने हुए थे, लेकिन शिप पर किसी भी तरह का ब्लड नहीं था। शिप के बॉटम में 1 मीटर तक पानी भर चुका था, जो इस जहाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। दरअसल यह जहाज इतना बड़ा था कि 1 मीटर क्या 2 या 3 मीटर तक शिप में पानी भरने के बाद भी इस शिप को कोई खतरा नहीं था। तभी कैप्टन मोरहाउस देखते हैं कि शिप पर लाइफ बोट मिसिंग है। इसका मतलब वो किसी तूफान में फंस गए होंगे और लाइफ बोट से किसी टापू पर चले गए होंगे। लेकिन इतने दिनों तक भी शिप का नहीं डूबना इस तथ्य को गलत साबित करता है। दरअसल कोई भी कैप्टन इतनी आसानी से अपना शिप नहीं छोड़ता है। जहाज के हर क्रू मेंबर का सामान भी सुरक्षित था और इसका कार्गो भी सही सलामत था। जहाज पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे पता चल सके कि इन लोगों के बीच कोई हाथापाई या लूटपाट हुई होगी। जब कैप्टन मोरहाउस ब्रिक्स के कमरे की जांच करते हैं तो उन्हें एक लॉग बुक मिलती है। इस लॉग बुक में आखिरी एंट्री 10 दिन पहले यानी 25 नवंबर की थी। इसका मतलब यह था कि करीब 10 दिनों से यह शिप वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी। इसके बाद जब कैप्टन मोरहाउस के क्रू ने बेंजामिन ब्रिक्स के बेड के नीचे चेक किया तो वहां उनको एक तलवार पड़ी मिली, लेकिन उस तलवार पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं था। शिप को पूरी तरह देख लेने के बाद कैप्टन मोरहाउस इस शिप को अपने साथ रेस्क्यू करके ले जाने का विचार करते हैं। दरअसल उस समय एक लॉ बना हुआ था कि सैल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। कैप्टन मोरहाउस और उनके क्रू मेंबर्स उस शिप को रेस्क्यू कर अपने साथ जिब्राल्टर ले जाते हैं। इस शिप को लाने में उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन जैसे तैसे वो इस शिप को जिब्राल्टर लेकर जाते हैं तो वहाँ इस शिप को देखकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि लोग इस शिप को एक श्रापित जहाज मानते थे और इसी जहाज में अब 10 लोग भी गायब हो चुके थे। अब इसके बाद साल्वेज कोर्ट में हियरिंग्स के लिए सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान कैप्टन ब्रिक्स के कमरे में मौजूद एक तलवार इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लगती है। दावा किया जाता है कि इस तलवार पर खून था और संभवतः कैप्टन ब्रिक्स ने ही पूरी क्रू को मारकर समुद्र में फेंक दिया हो। लेकिन जब इस तलवार को लैब में भेजा गया तो वहाँ किसी तरह का कोई खून के निशान नहीं मिले। इसके बाद दूसरी संभावना यह आती है कि मैरी के मालिक विनचेस्टर ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए क्रू की मदद से कैप्टन ब्रिक्स और उनके परिवार को मरवा दिया हो। लेकिन बात फिर वही आती है कि शिप पर किसी भी तरह की हाथापाई या संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले, यानी यह संभावना भी गलत थी। कुछ लोगों का यह मानना था कि मैरी सेलेस्टी जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया हो और उनकी क्रू को किडनैप कर किसी टापू पर ले जाकर उनकी हत्या कर दी हो, लेकिन यह बात भी गलत थी। दरअसल अगर यह सब समुद्री लुटेरों ने किया होता तो वे इसका कार्गो लूटते, लेकिन इसका कार्गो तो पूरी तरह से सही सलामत था। लोग इस हादसे के पीछे एलियंस और भूत प्रेत का साया भी बताते हैं, पर यह सब बेकार की बातें। दरअसल अब अगर हम इन सब कारणों को स्पष्ट देखें तो कहा जा सकता है कि मैरी सेलेस्टी के साथ ना तो कोई लूटपाट हुई ना ही कोई मर्डर, तो फिर आखिर इसके साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए हम कुछ कारणों पर नजर डालते हैं। रीजन नंबर 1 है खराब वेदर। देखो, लॉग बुक के एंट्रीज क्लियर बताती है कि जहाज कितने खराब मौसम से जूझ रहा था। मौसम खराब होने की वजह से शायद जहाज के अंदर पानी बहुत ज्यादा भरने लगा होगा। ऊपर से होल्ड में भी जब पानी चला गया होगा तो क्रू मेंबर्स को लगा होगा कि शिप डूबने वाली है और इसे ही अवॉइड करने के लिए क्रू ने शिप को छोड़कर लाइफ बोट से उसके पीछे पीछे चलने लगे होंगे। लेकिन खराब मौसम में लाइफ बोट सरवाइव नहीं कर पाई और वो सब डूब गए हो। रीजन नंबर 2, कई लोगों का मानना है कि डे ग्रेसिया के कैप्टन ने ही मैरी सेलेस्टी के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सैल्वेज लॉ का रिवॉर्ड पाने के लिए यह सारा ड्रामा रचा है।
पर सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा कुछ होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशानात मौजूद होते। अब या तो डेल ग्रेसिया ने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा या यह थ्योरी ही गलत है। रीजन नंबर 3, दरअसल जब मेरी सेलेस्टी न्यूयॉर्क से निकला था तब इसके हल यानी पतवार में सैकड़ों बैरल शराब थी और यात्रा के शुरुआती कुछ दिनों में मौसम भी ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब अटलांटिक ओशियन में तीव्र तूफान आने लगे तो जहाज और इसका पूरा कार्गो तेजी से हिलने लगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी बदलाव आने लगा, जिससे इन बैरल्स में जहरीली गैस बन गई हो और उस गैस की वजह से सभी क्रू मेंबर्स नीचे उतर के लाइफ बोट में पीछे पीछे आ रहे हो और शिप तेजी से आगे निकल गया, जिससे लाइफ बोट में बैठे लोग सरवाइव नहीं कर पाए और वो डूब गए। वेल, ये सब तो मात्र थ्योरीज है। सच क्या है और उनके साथ क्या हुआ था, किन हालात में कैप्टन ने शिप को छोड़ा और फिर वह सब कहां चले गए, यह राज भी शायद कैप्टन बेंजामिन ब्रिस के साथ ही चला गया। उम्मीद है यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।